रात के 9 बजने के थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन निकाला और अपने विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरी नाक को भा गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे और साथ में गोभी पराठा, मेथी पराठा, अचार, पुदीना की चटनी और दही थे। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर जो दी थी और भूख भी ज़ोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डालते ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई जो कभी मुझे और मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हों। उनकी सूनी और व्याकुल आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हों। ऐसे तो पहनावे ओढ़ावे से किसी ठीक ठाक गांव घर की थी महिला दिख रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी भी बार ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, उतनी ही बार उनकी सजल आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती और जैसे ही ट्रेन वह स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियाँ में झलक उठती। कई बार उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बह जाती, पर झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने किसी के चेहरे पर देखी होगी। न चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और एक दो बार मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद ये बुजुर्ग महिला मुझसे बात नहीं करना चाह रही हो, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पर अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा और मन में सोचा शायद उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते भी तो नहीं देखा, इसलिए इंसानियत के नाते मैं फिर से उनसे आदरपूर्वक पूछा, अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ़ है क्या आपको, या कुछ खो गया है आपका? काफ़ी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रहीं। शायद असमंज में थी, बताऊं या ना बताऊं, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुधी आवाज़ में आहिस्ता से कहा, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, ये लीजिए। मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट 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 करके अम्मा एक घट में ही बहुत सारी पानी पी गई और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दिया और फिर से टकटकी लगा कर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैंने माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी ये मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू हैं, देसी घी के, खाकर तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा ताकि वो थोड़ी सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दे। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से असत निर्झर धारा बहने लगी।
शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया था। वो जिसका इंतज़ार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी नहीं आने वाला था। मैं उन्हें ऐसे रोते देख खुद को रोक नहीं पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा, आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बताइए। देखिए, मैं भी आपके पोते जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उन्होंने इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थी। खैर, मेरे इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन के सीट पर बैठाकर बोला, माँ, मैं अभी आता हूँ पानी का बोतल और खाने का सामान लेकर। पर अब तो सुबह से रात होने को हो, वो अब तक लौट कर नहीं आया। बाबू, अब हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे रोते देख मेरे साथ साथ उस वर्थ में बैठे सभी लोग की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक आस देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज भी फिर से एक माँ को धोखा दिया गया। उनकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारी देखकर मेरे आँखों से भी आंसू के धारा निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा को बेटा पानी लाने गया था या अपना पीछा छुड़ाने? खैर, मैंने पहले खुद को संयम किया, फिर अम्मा से पूछा, अम्मा, मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल नंबर है या कोई एड्रेस है? अम्मा का जवाब ना में आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है? आपके पास कोई टिकट है? हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं बाबू। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो और जैसे अम्मा सोच रही हैं कि उनका बेटा आएगा, ज़रूर ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मक की तरह मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, आपके पति कहाँ हैं? मेरे ऐसे कहते ही अम्मा भावुक हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले मेरे सोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। तब हम यूपी के कासगंज में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद सोहन हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू की सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ, चलिए आपको तीर्थ यात्रा करा कर लाता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था। बाबू बेटे ने एक कोरा कागज़ पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। बाबू कहते कहते अम्मा का गला भर आया।
मैंने अपनी तसल्ली से के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 500 रुपये थे, और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था। बस अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा के बेटे ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से अच्छा माँ बाप बेऔलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो नहीं देखना पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस नीचा की हद को बिना किसी आत्मग्लानि को पार करता है, जिन्हें अपने माता पिता को बोझ लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा, दुनिया में दूसरे के सामने आंखें मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकर खाने भेज दिया होगा। क्या गया है इस बच्चों को जो ऐसा कदम उठाने से जरा भी नहीं झिझकते। काफ़ी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई। फिर मैंने अम्मा को अगले स्टेशन पर उतार कर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास में वृद्धा आश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपए दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में आपसे मिलने आऊँगा। यह एक फौजी का वादा था जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वादों के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उनकी ही देन है। यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी वही है।